नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बात हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया था। एनटीए ने जारी कर दिया अब शहर और केंद्रवार रिजल्ट। तो रिजल्ट घोषणा करने के निर्देश जारी किए गए थे। दोपहर 12 बजे तक का समय बीते कल के लिए दिया गया था, जिसे जारी किया जा चुका है। राजकोट के केंद्र में 240 छात्रों को 600 से अधिक अंक अब तक मिल चुके हैं। और देखिए, दैनिक जागरण में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया। हालांकि अलग अलग अखबारों में इसे जगह मिली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनटीए ने शनिवार को यानी कल नीट यूजी के केंद्रवार और शहरवार नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंट्रोवर्सी में रहे हरियाणा के झज्जर के केंद्र के, अगर हम देखें, देखिए आपको वो अखबार की हेडलाइन भी दिखा रहे हैं। राजकोट के केंद्र के 240 छात्रों को मिले 600 से ज्यादा अंक, एक को मिले हैं 720 अंक। तो देखिए, कई और अखबारों में भी इस खबर को तरजीह दी है। ये भी बताया जा रहा है कि जहां पहले 6 टॉपर थे, अब वहां पर कोई नहीं है। हालांकि अधिकतम स्कोर जो रहा है वो 682 रहा है। दरअसल देखिए, इसी के दौरान ये भी कहा जा रहा था कि पूर्व में जब परिणाम घोषित हुए थे तो यहीं के 6 छात्रों को पूर्ण अंक यानी कि 720 में 720 अंक ही मिले थे, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स के तहत भी 720 अंक प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था। लेकिन अब जब दोबारा से परिणाम घोषित किए गए तो जिस स्थान पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स मिले थे, अब उनके अंक घट चुके हैं और उसमें भी सिर्फ एक ऐसा छात्र है जिसके 682 नंबर आए हैं, जबकि अन्य जगहों पर अन्य यूनिवर्सिटी से जिन्होंने अब तक पेपर्स दिए थे उनके 700 पार अंक जरूर देखे गए हैं। और देखिए, एक और अहम चीज आपके साथ साझा कर ले। पेपर लीक का केंद्र माने जा रहे हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के परीक्षा केंद्र के सिर्फ 4 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 670 से ज्यादा अंक हासिल हुए हैं। यहाँ एक छात्र के 687 अंक आए हैं। यहाँ 400 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। स्कूल के प्राचार्य और परीक्षा के कोऑर्डिनेटर एहसान ने बताया है उन्हें सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। विवादों में रहे हरियाणा के झज्जर के केंद्र के छात्रों का अधिकतम जो स्कोर रहा है वो 682 रहा है, जबकि पूर्व में घोषित परिणाम में यही के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक हासिल हुए थे। तो बिल्कुल ऐसे में कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर एक ही जगह से, आखिर एक ही यूनिवर्सिटी के ये तमाम स्टूडेंट्स कैसे हो सकते हैं जिनको 720 अंक मिले हों। लेकिन जब ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है, जानबूझकर पेपर लीक कई जगहों पर करवाया गया है और उन्हीं छात्रों के अंक इतने ज्यादा आए हैं, लेकिन इस बार जब दोबारा परिणामों की घोषणा हुई तो जिस स्थान को लेकर के सबसे ज्यादा बवाल देखा गया था, उसी स्थान पर अब जब परिणाम देखे गए तो आखिरी जो सबसे ज्यादा अंक बताया गया वो 682 का था, लेकिन 720 अंक किसी के भी नहीं मिले। जिन स्टूडेंट्स को पहले 720 अंक मिले थे उनके भी नंबर्स घटा दिए गए और तो और 650 के नीचे उनके अंक दर्ज किए गए हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनटीए को, नीट यूजी को कि वो रिजल्ट का ऐलान करे। रिजल्ट आ चुके हैं। आदेश के बाद संशोधित परिणाम जारी किए गए हैं और कल फिर सुनवाई होनी है। सोमवार को आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन कुछ केंद्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या अत्यधिक है। जांच के दायरे में आए झज्जर, हजारीबाग, गोधरा के उम्मीदवारों का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। परीक्षा 5 मई को 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें 23.22 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। 4 जून को आए नतीजों ने चौंका दिया था, जिसके बाद दोबारा से मांग की जाने लगी। तमाम प्रदर्शन हुए और हमने देखा कि संसद तक में ये मामला गूंजा। इसे लेकर तमाम जो चीज़ें हुई हैं, अदालत में ये मामला गया, सीबीआई जांच भी इस मामले को हुई है और अब जो रिजल्ट आए हैं, संशोधित रिजल्ट जो आए हैं, वो किसी भी तरह से मैच करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में सवालिया निशान उठने लाजमी है। बिल्कुल, इसी के साथ एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ेंगे और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। पटना से 2 मेडिकल के छात्रों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और ये खबर आप अलग अलग अखबारों में आप देख पाएंगे, क्योंकि सीबीआई लगातार शिकंजा कसने का काम कर रही है। और देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 और गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार भरतपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के छात्र हैं। दोनों सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे। इसके अलावा एक शशि कुमार पासवान नीट पेपर लीक मामले में किंग पिन है। पहले गिरफ्तार हुए पंकज उर्फ आदित्य का साथी है, जिसने हजारीबाग से ट्रंक से पेपर चुराने में उसकी मदद की थी।
और अब देखिए सीबीआई ने 2 एमबीबीएस के स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया है। एक एनआईटी ग्रेजुएट को भी गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार अगर हम देखें सीबीआई की तरफ से इस मामले में कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। तो अब तक कई लोगों को गिरफ्तार इस मामले में किया जा चुका है और सीबीआई की तरफ से जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अब तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं, तो वहीं हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माना ये भी जा रहा है कि अभी भी और कई ऐसे स्टूडेंट्स के पेपर लीक का जब मामला सामने आया था तो कई जगहों पर आपने देखा कि कैसे बिहार झारखंड का मामला रहा हो या फिर गोधरा गुजरात का मामला रहा हो या फिर अब तक कई ऐसे जगहों पर बताए जा रहे हैं कि कुल जो पेपर लीक की संख्या है ये भारी तादाद में हुई थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और साथ ही ये कहा गया कि आप जब इस मामले में जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत भारी पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा और इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि दोबारा से परिणामों की घोषणा करने की मांग की गई थी, जिसके आदेश के तहत में दोबारा परिणामों को घोषित किया गया है। और अब तक एक बार फिर से 2 और एमबीबीएस के छात्र बताए जा रहे हैं जो कि एनआईटी के ग्रेजुएट्स भी हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जहां एक और पेपर लीक हो रहे थे, इससे पहले आपने कई स्कैम सुने होंगे कि किसी और अभ्यर्थी की जगह कोई और जाता है पेपर देने के लिए। तो ये बहुत पहले से ऐसे स्कैम्स हम देखते और सुनते आए हैं, लेकिन इन दिनों सीबीआई लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। और देखिए सवाल ये भी उठता है कि लगातार सीबीआई शिकंजा तो कस रही है, कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन क्या इस पर लगाम लगेगी? क्या ये जो एक्शन हो रहे हैं, क्या ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या ये काफ़ी हैं? इस तरह के एग्जाम्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठने बहुत बड़ी बात हो जाती है और इसके तार अगर आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों से ये जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मामला भले कोर्ट में है, सड़कों पर है, संसद में है, प्रदर्शन हुए इस मामले को लेकर विपक्ष ने लगातार सरकार को भी घेरा है, लेकिन बावजूद इसके लगातार इस तरह के अगर हम देखें एग्जाम्स में जो है गड़बड़ियों के मामले लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और यूपीएससी को लेकर भी अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यूपीएससी का भी मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने समय से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल भी उठाए हैं। दैनिक भास्कर में भी इस खबर का जिक्र है। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रख्यात शिक्षाविद मनोज सोनी ने 28 जून को यूपीएससी आयोग के सदस्य के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने 16 मई 2023 को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। यूपीएससी में अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 15 मई 2029 को खत्म होना था, लेकिन पहले ही रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया। तो फिलहाल ये दैनिक भास्कर का अखबार है, जहां आप पहले ही पन्ने पर बिल्कुल कॉर्नर पर नीचे आप ये खबर पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे और इसमें पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि उन्होंने इस बात पे स्पष्टीकरण भी जारी किया था और ये कहा था कि मैंने जो अपना इस्तीफा दिया है, यानी कि मनोज सोनी का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा 5 साल से पहले जरूर दिया है, लेकिन इसमें कहीं से कहीं तक पूजा खेड़कर के केस से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल उठ रहे थे कि कहीं पूजा खेड़कर केस में इनका भी तो नाम नहीं सामने आएगा। और क्योंकि देखिए यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी और इनको लेकर के कई जानकारी ऐसे मिल रही थी। अभी 5 सालों का कार्यकाल उनका बचा हुआ था और उनका कार्यकाल मई 2029 में पूरा होना था, लेकिन इस्तीफा उन्होंने 5 साल पहले ही दे दिया है। और ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा जो दिया और उन्होंने निजी कारणों का हवाला दिया, क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है या कोई और भी बात होगी, क्योंकि अभी भी इस मामले को लेकर के जांच की जा रही है। देखिए स्वीकार तो नहीं हुआ रेजिग्नेशन है, लेकिन यह बता दें कि कांग्रेस ने दावा किया है कि मनोज सोनी का इस्तीफा यूपीएससी के भीतर चल रही अंदरूनी गड़बड़ियों की वजह से लिया गया है। पार्टी के अनुसार यूपीएससी में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए सिविल सेवा में चयन जैसी गंभीर घटनाएं संस्था की साख और स्वायत्ता पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा आरएसएस व्यवस्थित तरीके से संवैधानिक निकायों पर कब्जे में जुटी हुई है। यूपीएससी में हुई कई घोटाले राष्ट्रीय चिंता का विषय, इनकी जांच जो होनी चाहिए
और देखिए जैसे कि अभी सुरभि भी जिक्र कर रही थी कि ऐसे समय त्यागपत्र हुआ है जब आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का मामला सुर्खियों में है। तो ऐसे में यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इनमें फर्जी पहचान दस्तावेज के जरिए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज कराना शामिल है। आयोग ने खेड़कर को भविष्य में परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हालांकि सूत्रों ने कहा है कि सोनी के इस्तीफे को पूजा खेड़कर मामले के सामने आने के बाद यूपीएससी को उठे सवालों से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों ही मामले अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि देखिए विपक्ष का काम है सवाल उठाना, ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कनेक्शन भी दोनों चीज़ों के बीच में निकाला जा रहा है कि 2029 में जब उनका कार्यकाल समाप्त होना था तो उससे पहले उन्होंने 2024 में क्यों इस्तीफा दिया है। भले ही रेजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, रीज़न इसके पीछे वो बता रहे हैं कि निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन चूंकि इस पर तमाम तरह की अटकलें उठ रही हैं, ऐसे में अलग अलग बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। बिल्कुल। और देखिए लगातार जिस तरीके से अगर आप इस पूरे मामले पर गौर करेंगे और ये आपको पता चलेगा कि यूपीएससी जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है अगर किसी भी प्रकार के आधिकारिक पोस्ट का जिक्र जब आता है, और विश्वसनीयता को लेकर भी आज तक कभी यूपीएससी पर कोई सवाल खड़े नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही आईएएस ट्रेनी पूजा अधिकारी का नाम सामने आया, माफ कीजिएगा पूजा खेड़कर का नाम सामने आया, तो ऐसे में पूजा खेड़कर को लेकर के कई बड़े सवाल उठ गए कि आखिर इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला उन्होंने किया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अपने अटेम्प्ट से ज्यादा बार एग्जाम्स दिए और किस तरीके से अनियमितताएं बढ़ती गई, लेकिन अब जब वो जांच के दायरे में आई है तो एक एक करके कई और भी नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाने के साथ साथ में यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है। लेकिन अब कई लोग इस वक्त जहां रडार में है, तो वहीं यूपीएससी के चेयरमैन का ऐसे समय में इस्तीफा देना कई सारे बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और ये भी देखिए आपको बता दें कि जयराम रमेश भी कह रहे हैं कि 2014 से सभी संवैधानिक निकायों की पवित्रता, चरित्र, स्वायत्ता को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन कई बार तो शंभू प्रधानमंत्री को भी बहुत हो गया कहने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2017 में गुजरात से अपने पसंदीदा शिक्षाविदों में से एक मनोज सोनी को यूपीएससी का सदस्य और फिर 2023 में चेयरमैन बनाया। इस्तीफे का कारण जो भी बताया जाए, स्पष्ट है कि यूपीएससी से जुड़े मौजूदा विवाद को देखते हुए ही सोनी को बाहर किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो स्वास्थ्य है वो दिल्ली की सियासत में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया। उनके गिरते वजन पर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। एलजी ने जांच के आदेश भी जारी किए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं इसे लेकर। और देखिए अरविंद केजरीवाल, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लो है, ऐसे में उन्हें जो है कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आ सकती है, उनके स्वास्थ्य को खतरा है, ब्रेन स्ट्रोक तक उन्हें हो सकता है। ये तमाम बातें जो है उनकी तरफ से कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल को जेब में जो है सामान्य भोजन नहीं मिल रहा है, ऐसे में उनके ब्लड शुगर लेवल के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो फिलहाल देखिए इसे लेकर के एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा था, और जिसमें कि 6 जून से 13 जुलाई के बीच केजरीवाल को डाइट और इंसुलिन से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य चेतावनियों का जिक्र भी किया गया था। एलजी कार्यालय ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं और तय मानकों से कम आहार भी ले रहे हैं, जिससे कि उनका वजन लगातार कम हो रहा है। लेकिन इसे कहीं ना कहीं एक और जहां आम आदमी पार्टी भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो अब एलजी को भी जब एक खत लिखा गया था और इस बात का जिक्र किया गया था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर खुद अपना स्वास्थ्य खराब करना चाह रहे हैं ताकि उन्हें उनके स्वास्थ्य के आधार पर बेल दी जा सके। लेकिन ऐसे में अब देखिए कि लगातार उनके समझाइश की कोशिश भी की जा रही है कि अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें अरविंद केजरीवाल, और जो डाइट उन्हें मेंटेन करनी चाहिए वो डाइट वो मेंटेन करे। देखिए आपको हेडलाइन में दिखा रहे हिंदुस्तान टाइम्स की, जहां पर साफ तौर पे लिखा है कि एलजी आप ट्रेड बाब्स ऑन केजरीवाल्स फूड इनटेक, और इसमें ये भी जिक्र किया गया है संजय सिंह की तरफ से कि देखिए एलजी साहब किस तरह का मजाक बना रहे हैं। चूँकि देखिए एलजी साहब ने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे बहुत सारे जो है इंस्टांसेस हुए हैं जहाँ पर सीएम महोदय जो है कैलोरी इनटेक काफ़ी कम किया है, जबकि उनके घर से बाकायदा खाना उन्हें मिलता है, घर का खाना उन्हें मुहैया कराया जाता है, बावजूद इसके अगर वो शिकायत कर रहे हैं
तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिसके बाद संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह का मजाक जो है एलजी साहब बना रहे हैं। एक आदमी क्या अपना खुद शुगर लेवल कम करेगा, कम से कम ईश्वर के लिए इस तरह की बातें ना करें। तो ये जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और देखिए जागरण में भी इस बात का जिक्र है कि सीएस पता करे जेल में सीएम क्यों दवा नहीं खा रहे। ये एलजी ने सवाल उठाए हैं। तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल और उनकी खाने को लेकर, उनके भोजन को लेकर, दवाओं को लेकर माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। वीके सक्सेना ने स्वास्थ्य की चिंता जाहिर की है। एलजी के प्रधान सचिव की ओर से मुख्य सचिव को लिखी गई चिट्ठी में तिहाड़ जेल अधीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि एलजी ने मुख्यमंत्री द्वारा डॉक्टर्स की सलाह पर भोजन और दवाओं का सेवन ना करने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पता लगाया जाए। देखिए सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि अरविंद केजरीवाल को जो खाना मुहैया कराया जाता है वो खाना उनके घर से आता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल अगर ये शिकायत कर रहे हैं कि उनका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, उनके स्वास्थ्य को खतरा है, तो इसके लिए जेल प्रशासन क्या करे। तो ये तमाम बातें जो है, ये आरोप प्रत्यारोप जो है इस वक्त दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर होता हुआ नजर आ रहा है। सुरभि, तो बिल्कुल देखिए लगातार जिस तरीके से इस वक्त अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के हवाला दे रही है। कई बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम सुन चुके हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इन तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश करती रहती है कि या तो उन्हें जानबूझ करके वो प्रॉपर डाइट मेंटेन करने नहीं दिया जा रहा है, कभी उनका इंसुलिन उनसे छीन लिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार जेल प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ही अपना डाइट मेंटेन नहीं करना चाहते और उन्हें समय समय पर इंसुलिन दिया जाता है। तो ऐसे में दोनों तरफ से कहीं ना कहीं वो कोशिश है कि कैसे एक आड़ ली जा सके और बेल ऐसे में अरविंद केजरीवाल को दिलाई जा सके। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में कटे पेड़ों को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। उपराज्यपाल पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है, हालांकि अलग अलग अखबारों में इसको छापा गया है। राजधानी के साउथ रिज में पेड़ काटने को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। पार्टी की तरफ से शनिवार को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। पेड़ काटने से जुड़े मामला जो है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इस संबंध में शीर्ष अदालत ने एलजी के साथ ही दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। तो देखिए तस्वीरों के जरिए आपको आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। एलजी का मुखौटा पहने तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह से पेड़ों को आरी से काटते हुए ये दिखा रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि एलजी ने ही पेड़ काटने का आदेश दिया है। यानी कि एलजी जो हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आरोप लगाया है दिल्ली सरकार ने। सौरभ भारद्वाज को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। और एलजी साहब के खिलाफ 1100 पेड़ काटने पर प्रदर्शन किया है। प्रतीकात्मक रूप से आरी से पेड़ के स्ट्रक्चर को इन्होंने काटा है और ये जगाने की कोशिश की है कि पर्यावरण के हितैषी हैं ये, और किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो फिलहाल दिल्ली में बेबस नज़र आ रही है, मजबूर नज़र आ रही है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है लगातार पेड़ लगा रही है, पौधारोपण कर रही है, लेकिन एलजी ने जो है कहीं ना कहीं ये आदेश जारी किया है और इस आदेश के तहत 1100 पेड़ काटे गए हैं। तो फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके का मामला लगातार गरमाया था पेड़ काटने को लेकर के, और ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में 1100 पेड़ों के काटने का मामला जब सामने आया तो इसमें यह भी हवाला दिया गया था कि देखिए ये लैंड पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अधीन आता है, लेकिन एलजी ने फटकार लगाई थी दिल्ली सरकार को और ये कहा था कि आप इतने पेड़ एक साथ कैसे काट सकते हैं, जबकि आपको पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या आलम रहता है। और इसके बावजूद भी अगर इस तरीके से इतनी ज़्यादा तादाद में अगर भारी मात्रा में पेड़ काटे जाएंगे तो फिर क्या हश्र होगा दिल्ली वासियों का। उनको ऑक्सीजन की भी समस्या बन सकती है, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग का भी सामना बहुत ज़्यादा स्तर पर करना पड़ सकता है। और अब ये कहना है आम आदमी पार्टी का कि ये बड़े आरोप जो हम पर लगाए गए हैं, आप ये समझिए कि ये कहीं ना कहीं कोशिश है आम आदमी पार्टी सरकार को बदनाम करने की, क्योंकि ये तो एलजी के आदेश पर हुआ था। एलजी के आदेश पर इतनी भारी संख्या में पेड़ काटे गए थे और इसी के तहत में 1100 पेड़ काटे जाने को लेकर के बीजेपी और एलजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। पहले तक तो
बीजेपी घेरने का काम कर रही थी आम आदमी पार्टी को, और अब आम आदमी पार्टी ने प्रतीकात्मक पेड़ बना करके उसकी टहनियों को काटने का, उसके जड़ों को काटने का भी एक दृश्य साझा करते हुए तस्वीर खिंचवाई है। और उसी तस्वीर को जगह दी गई है इस अखबार में और बताया गया है कि कैसे जो 1100 पेड़ है उनके काटने का जो मामला सामने है उसमें खुद एलजी का हाथ है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि एलजी जो अक्सर आम आदमी पार्टी को फटकार लगाते रहते हैं, तो जब ये बड़ा आरोप एलजी के माथे मढ़ दिया गया है, तो क्या अब एलजी इस पर भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं या आम आदमी पार्टी से एक बार फिर से वो सवाल जवाब करते हुए देखे जाएंगे, या उनके नाम पर भी किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी होता है, क्योंकि मामला बड़ा है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में मुद्दा कोई भी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी वर्सेस एलजी की जो तकरार है, तनातनी है, रसाकशी है, नोक झोंक है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर तो जो मुद्दा है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ये कोशिश की जा रही है लोगों को बताने की कि आम आदमी पार्टी तो हितैषी है, वो चाहती है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, साफ रहे, पेड़ लगाए जाएं, लेकिन जो 1100 पेड़ काटे गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, आप समझ सकते हैं पेड़ काटना, क्योंकि लगातार इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। और किस तरह से तस्वीर मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी, ये तस्वीर है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में, और किस तरह से ये पौधारोपण कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी सामने आई थी, और ये देखिए तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं प्रदेश में बना पौधारोपण का नया कीर्तिमान। तो तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मैटर है फिलहाल कितना हॉट है और इसे लेकर लगातार बातें हो रही हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में पेड़ काटे जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर पर्यावरण को लेकर सवाल उठेंगे, और ऐसे में ये मामला कौन अपने सिर पर ले, मामला अदालत में भी है। और लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो पेड़ काटे गए वो एलजी के आदेश में, वैसे भी हमें कोई काम करने दिया नहीं जाता, जो कुछ भी होता है वो एलजी के आदेश पर ही होता है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि इस मामले में अभी भी राजनीति खूब हो रही है। एक और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, एलजी पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं एलजी और बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड में एक बड़ा बयान सुनने को मिला। कहा कि जमीन जिहाद के कारण बदली है राज्य की डेमोग्राफी। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों डेमोग्राफी का मुद्दा भी बहुत जोरों शोरों के साथ में गरमाया हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही ये जानकारी आपको दें कि ये खबर आप हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साथ अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को इस बात का जिक्र किया कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण झारखंड में जनजातीय आबादी घट रही है, और अगर बीजेपी राज्य में अगली सरकार बनाती है तो फिर वो जनजातीय भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए जनसांख्यिकी पर एक श्वेत पत्र भी जारी करेगी। यानी इससे पहले आपने जरूर वो मामला सुना होगा कि किस तरीके से असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री है असम के, और उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि असम में डेमोग्राफिक बदलाव लाया जा रहा है जिहाद के तहत में। एक और जहां कई महिलाओं के साथ में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनसे शादी करने के साथ और उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो ये मामला अब तक सिर्फ असम का आप सुन रहे थे, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से झारखंड में भी इस मुद्दे को उठाया गया और ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद के तहत लैंड जिहाद को भी अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और डेमोग्राफी बदल रही है झारखंड की। तो देखिए हेडलाइन भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा है। झारखंड पहुंचे थे और देखिए हेडलाइन में लिखा है कि लव जिहाद लैंड जिहाद चेंज्ड डेमोग्राफी ऑफ झारखंड सेज अमित शाह। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो अर्जुन मुंडा के साथ, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके साथ पहुंचे। और देखिए बीजेपी के चीफ बाबूलाल मरांडी भी यहाँ पर रहे। बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक थी जहाँ पर ये मौजूद रहे, रांची में थी, शनिवार को हुई है। और इस दौरान इन्होंने लगातार जो मौजूदा सरकार है उस पर निशाना साधा, हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया और कहा कि देखिए इस सरकार में किस तरह से नीतियाँ हो रही हैं। लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद भी देखने को मिल रहा है। और देखिए आपको याद होगा अभी जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था ईडी ने, तो ज़मीन घोटाले का ये मामला था, और अब यहाँ पर लैंड जिहाद को लेकर भी निशाना साधा जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती रही है कांग्रेस पार्टी पर और जेएमएम पर, क्योंकि दोनों गठबंधन में है। और लगातार लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा विकल्प हो सकती है, एनडीए का अच्छा विकल्प हो सकता है वहाँ की जनता के लिए, चूँकि फिलहाल जो नीतियाँ सरकार की हैं वो जनता के हित में नहीं है, जनता को इससे नुकसान होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा। ये तमाम बातें जो हैं गृह मंत्री अमित शाह ने कही जब वो पहुँचे हैं, और कहा कि देखिए झारखंड की जो दशा है वो एकदम बदल गई है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि असम के सीएम हेमंता की चिंता सही है, घट रही है हिंदुओं की संख्या। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बातों का समर्थन करते हुए कहा है कि वहां बायोलॉजिकल तरीके से डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है, बल्कि किसी और तरीके से हुआ है। असम के मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, बंगाल का भी कमोबेश यही हाल है। यहाँ भी इसी तरह से घुसपैठ करवा करके डेमोग्राफिक को बदला जा रहा है। आपने अभी सुना कि कैसे एक और जहां असम का जिक्र हमने थोड़ी देर पहले भी किया और कैसे झारखंड का नाम गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लिया गया, तो अब ये मामला बंगाल से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बंगाल में भी असम जैसे ही हालात हैं। हिमंता की चिंता सही है, ये कहना है मजूमदार का। सुकांत मजूमदार की तरफ से जिस तरीके का जिक्र किया गया, जिन बातों का जिक्र किया गया है, ऐसे में कई बड़े सवाल इस दिनों खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई कई राज्यों में इस वक्त डेमोग्राफिक बदलाव हम देख रहे हैं। तो देखिए हेडलाइन आपको दिखा रहे, बंगाल में भी असम जैसे हालात, हेमंता की चिंता सही है, ये कहा है कि सुकांत मजूमदार ने। फोटो भी छपी, हालांकि फाइल फोटो है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार है, बंगाल भाजपा के अध्यक्ष हैं ये। और इन्होंने कहा कि बिस्वा शर्मा की बातों में एकदम सच्चाई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बायोलॉजिकल तरीके से डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है, किसी और तरीके से हुई है। असम के मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, बंगाल की भी यही स्थिति है, यहाँ पर भी घुसपैठ करवाई गई है, डेमोग्राफी चेंज की गई है। और ख़ासकर अगर देखें, सिर्फ असम नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत, खासकर सीमा से सटे राज्यों में स्वतंत्रता के 70 से 75 सालों में डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिले हैं। ये चिंता का विषय है क्योंकि बायोलॉजिकल तरीके से आबादी नहीं बढ़ी है। अगर बायोलॉजिकल तरीके से बढ़ती आबादी, बच्चे पैदा होते बढ़ते तो देश के नागरिक बनते। इस तरह से अगर डेमोग्राफी में परिवर्तन हुआ होता तो चिंता की बात नहीं है। चिंता यह है क्योंकि बायोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, योजना देश के बाहर कहीं से हो रही है। सुकांत ने कहा कि अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी 3 जिले मुस्लिम बहुल थे, अब 9 जिले हो गए हैं। ये चिंता की बात है। कैसे हो रहा है, इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? प्राकृतिक तरीके से तो नहीं बढ़ सकती है, उन्होंने साफ किया है। यानी कि कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं और एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति से जाहिर तौर पर विपक्ष कहता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, कई बड़े सवाल इन दिनों डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर के खड़े हो रहे हैं और कई अलग अलग राज्यों से खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने सुना कि असम में किस तरीके से बताया गया कि पहले जो आबादी 10% हुआ करती थी, आज के वक्त में ये 20 से 30% हर वर्ष बढ़ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसी को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के सुकांत मजूमदार की तरफ से भी मुद्दा उठाया गया और ये कहा गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। बायोलॉजिकल चेंज होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल चेंज नहीं है, बल्कि ये डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले आपने झारखंड की स्थिति को समझने की कोशिश की कि कैसे जब अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब तक तो लव जिहाद के मामले हम देख रहे थे, अब तो लेकिन लैंड जिहाद का मामला भी सामने आ रहा है। तो डेमोग्राफिक परिवर्तन कैसे अलग अलग जगहों में देखा जा रहा है, सुनने में आ रहा है, तो इसको लेकर के इस वक्त ये चिंता का विषय है, डिस्कशन का विषय है और अभी भी इस पर राजनीति भी हम देख पा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश रेल हादसे में जांच अभी भी जारी है। इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही सामने आई है। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह मिली है। गोंडा जिले में गुरुवार को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे रेल पटरियों का फैलाव और ट्रेन की तेज गति थी। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको दें कि जिस तरीके से अब जो गोंडा जिले में हादसा हुआ था और जैसे डिरेल हुई थी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, ऐसे में उसकी जांच अभी भी की जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पहले ही लोको पायलट को ये संकेत दे दिए गए थे कि आप अपनी ट्रेन की रफ्तार को धीमी रखिए, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि उस दौरान भी जितनी तय रफ्तार रखने की बात की गई थी, जितनी स्पीड लिमिट दी गई थी, उस स्पीड लिमिट के ऊपर जाकर के और ट्रेन की स्पीड दर्ज की गई थी और अधिक गर्मी के कारण एक रेल पटरी में फैलाव आ गया था। यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटे का कॉशन सतर्कता आदेश जारी किए गए थे, लेकिन ट्रेन की गति 86 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। गोरखपुर की ओर जा रही इस ट्रेन के लोको पायलट को झटका लगा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन ये ब्रेक लगाने के बाद अचानक से कुल 14 बोगियां ऐसे बताई जा रही हैं जो कि पटरी से उतर गई। तो देखिए हेडलाइन छपी है दैनिक जागरण में, जिसमें घटनास्थल की एक पिक्चर भी छपी है, तस्वीर भी छपी हुई है
और हादसे की जांच में निष्कर्ष क्या निकला है वो भी आपको बता दें। देखिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे पटरी पर गड़बड़ी मिली थी। स्टेशन मास्टर मोतीगंज को दोपहर 2:30 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा का आदेश मेमो दिया गया था। इंजन के बाद जनरेटर पावर कार बेपटरी था। इसकी डिस्क व्हील और सेकेंडरी डैम्पर क्षतिग्रस्त मिला है। ट्रॉली गिट्टियों में धसी हुई थी। डाउन ट्रैक के दाहिनी ओर पटरी पर फैलाव मिला है। ट्रेन बेपटरी होने पर बाईं ओर 3 मीटर का लाइन टुकड़ा गायब हो गया। 350 मीटर ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मिला है। SEE पीवे ने अंतिम बार 27 जून को घटनास्थल वाले सेक्शन का निरीक्षण किया था। तो जांच में सामने आई इंजीनियरिंग विभाग की बड़ी लापरवाही। लोको पायलट को देना था 30 किलोमीटर प्रति घंटे का कॉशन। 86 की रफ्तार से दौड़ी थी ट्रेन। तो लगातार देखिए इस तरह के जो हादसे हैं वो सामने आ रहे हैं। ये गोंडा रेल दुर्घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इमरजेंसी ब्रेक लगाए तो ट्रेन 400 मीटर दूर जाकर रुकी है। तब तक 3 बोगियां पलटने के साथ ही दर्जन भर डिब्बे पटरी से उतर चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये मामला रहा है जिसमें ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो इसमें आपने सुना भी था कि किस तरीके से 4 लोगों की जहां जान गई थी, वहीं करीब बताया जा रहा था कि 30 से अधिक लोग घायल हुए थे और ऐसे में उन्हें घायलों को नजदीकी अस्पताल भी ले जाया गया था। लेकिन सवाल यही है कि बार बार ऐसे रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं भारत में, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से 2 ट्रेनों के आपस में भिड़ंत का मामला सामने आया था, इसको लेकर के कई ऐसे राज्य सरकारें भी रही जिन्होंने घोषणा की थी कि राज्यों में एंटी कोलिजन सिस्टम लाया जाएगा, ताकि 2 ट्रेनों की अगर रफ्तार बहुत तेज है और उन्हें इस बात के सिग्नल नहीं पहुंच पाते समय रहते तो उन्हें किस तरीके से अलर्ट होना है और कैसे ट्रेन के भीतर लगे हुए सिस्टम, उनके सेंसर्स काम करेंगे और किसी भी 2 ट्रेनों के आपस में भिड़ंत होने को रोका जा सकेगा। लेकिन इसके बाद भी हमने बालासोर हादसा देखा था, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी एक ऐसी घटना जलपाईगुड़ी में हमने देखी और अब ये एंटी कोलिजन का मामला तो नहीं है, लेकिन साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कैसे अब कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कि डीरेल होने की जानकारी मिल रही है। आपने सुना उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले में कैसे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से पलट गई, तो वहीं बीते कल भी एक खबर सामने आई जहां मालगाड़ी पटरी से उतर गई और ये इन दिनों खबरें आम होती जा रही हैं। और देखिए लगातार रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि एहतियात बरती जाएगी। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया कि 2 ट्रेन जब आपस में पलटी थी तो कितने बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए थे। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि देखिए बहुत सारी जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए। दर्जन भर डिब्बे पटरी से उतरे हैं और दर्जन भर डिब्बों से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इसमें सवार होंगे। और ऐसे में अगर ये तमाम डिब्बे पटरी से उतरते हैं तो वो जो लोग इनके अंदर बैठे हैं उनकी क्या स्थिति रही होगी। कि तमाम लोग जख्मी हुए होंगे। साथ ही साथ लोगों के बीच जो एक खौफ बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है, अगली बार क्या ये तमाम लोग ट्रेन में सफ़र करेंगे या फिर इनके मन की स्थिति क्या होगी, मनोस्थिति क्या होगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे में एहतियात तो तमाम बरतनी चाहिए, लेकिन भी सवाल वही बना हुआ है कि कब आएगा वो वक्त। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात एक बार फिर अवैध खनन को लेकर करेंगे, क्योंकि अवैध खनन का मामला हरियाणा से भी सामने आया और इस मामले में हरियाणा के विधायक गिरफ्तार भी कर लिए गए। कांग्रेस ने इस बात को साजिश करार दिया है। दैनिक भास्कर में इस खबर को आप देख पाएंगे और इन दिनों अवैध खनन के मामले कई जगहों से सामने आ रहे हैं। देखिए, ईडी ने कांग्रेस नेता और हरियाणा के विधायक सुरेंद्र पवार को अवैध खनन से जुड़े धन संशोधन मामले में गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है शनिवार को। सूत्रों ने बताया कि पवार को गुरुग्राम से शनिवार तड़के हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि विधायक को अंबाला में धन शोधन रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां केंद्रीय एजेंसीज उन्हें हिरासत में भेजने का अनुरोध करेगी। तो इसे बड़े झटके के तौर पर भी देख सकते हैं आप। 29 तारीख तक ईडी की हिरासत में रहेंगे कांग्रेस के विधायक हैं और देखिए इनके कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। हरियाणा में चुनाव होने हैं विधानसभा के और देखिए नकदी भी जब्त हुई है बड़े पैमाने पर। 1.25 करोड़ से ज़्यादा की नकदी जो है वो बरामद हुई है। कई ठिकानों पर इनके छापेमारी हुई है और कोर्ट में पेशी के लिए इन्हें भेजा गया, जिसके बाद इन्हें 29 तक ईडी की हिरासत मिली है। तो अवैध खनन का ये पूरा मामला रहा जिसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है कांग्रेस विधायक के खिलाफ। और देखिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती हो जाती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जल्द ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में आप आम जनता के बीच जाने का वक्त आ गया है। और अगर आपकी छवि दागदार रहेगी तो क्या मैसेज, क्या संदेश आप आम जनता के बीच में रखेंगे, ये बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए। चूँकि देखिए कांग्रेस के विधायक है सुरेंद्र पवार जो गिरफ्तार हुए हैं और अवैध खनन का ये पूरा मामला रहा है जिसमें
इन पर शिकंजा कसा है। ईडी को सूचना मिली थी, इसके बाद इनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। तो फिलहाल इस खबर को आप अमर उजाला में देख पाएंगे। पहले ही पन्ने पर यह खबर छपी हुई है। अवैध खनन मामले में हरियाणा के किस तरीके से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार का नाम सामने आया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और बीते कल की ये खबर सबसे बड़ी खबर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ये बार बार आरोप लगा रही है कि जब भी कहीं चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे कोई भी चाहे क्यों ना उपचुनाव का मामला रहा हो, या लोकसभा चुनाव के समय में भी हमने देखा कि लगातार विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा था कि जब भी कहीं किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं या देश में आम चुनाव होते हैं, बीजेपी लगातार उन जगहों पर ईडी या फिर जितनी केंद्रीय जांच एजेंसियां उनका इस्तेमाल करती है ताकि अपोजिशन को कैसे दबाया जा सके। और जब अवैध खनन मामले में सुरेंद्र पवार का नाम सामने आया तो कांग्रेस ने इसमें भी यह हवाला दिया कि एक बार फिर से देखिए कैसे, क्योंकि हरियाणा में पता है सबको कि विधानसभा चुनाव आने हैं और जानबूझ करके बीजेपी अब कांग्रेस के विधायकों को डराने और धमकाने का काम कर रही है ताकि चुनाव को जीता ना जा सके। इसमें कैसे ये कोशिश की जा रही है कि अगर ऐसे में ईडी का शिकंजा कसता है तो कई विधायकों पर बड़े सवाल खड़े होंगे। आम जनता के बीच में वो भरोसा टूटेगा आम जनता का, और आम जनता को कहीं ना कहीं इस बात की समझ होगी कि हमें कांग्रेस को वोट नहीं करना है लेकिन एक पार्टी को वोट करना है, ये विपक्षी दलों का कहना है। अब ऐसे में वहीं दूसरी ओर लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम अपना काम कर रहे होते हैं और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही होती है, इसे किसी तरीके से केंद्र या फिर राज्य की किसी सरकार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी कांड मामले में पुलिस ने 11 अस्पतालों को नोटिस दिए थे, मात्र 6 ने अभी तक दिया है जवाब। अमर उजाला में ही इस खबर का जिक्र हुआ है। किडनी कांड को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। गिरोह के सदस्य इस तरह कागजात तैयार करते थे कि कोई भी भ्रम में पड़ जाए। उनके द्वारा तैयार किए गए कागज तो किडनी देने वाले के ही होते थे, मगर उस पर फोटो किडनी लेने वाले के परिवार के सदस्य की होती थी। खास बात यह भी है कि किडनी लेने वाले की जिस तरीके की लाइफस्टाइल होती थी उसी तरह की लाइफस्टाइल डोनर की बना देते थे, जिससे डोनर और प्राप्तकर्ता के कागज और शक्ल देखने में एक जैसी लगती थी। इस तरह दोनों डोनर और प्राप्तकर्ता की फाइल पर किसी को शक नहीं होता था। गिरोह में ये काम विजय कश्यप करता था। गिरोह कॉरपोरेट तरीके से चलता था। गिरोह के सभी सदस्यों को अलग अलग काम दिया गया। तो देखिए, पुलिस ने 11 अस्पतालों को नोटिस दिए थे, 6 के जवाब हासिल हुए हैं। किडनी कांड है ये बड़ा, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, लगातार किडनी कांड मामले में नए नए खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन से जुड़ी हुई भी कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने से उड़ानों में परेशानी के बाद से उड़ान मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि अब सर्वर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और ये खबर आप द हिंदू के साथ कई अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी के चलते भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में हड़कंप मच गया था। दुनिया भर के कई देशों में एयरलाइंस, अस्पताल, स्टॉक एक्सचेंज, रेल सेवा और ब्रॉडकास्ट सर्विस भी प्रभावित हुई थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग बेहद खासतौर पे जो यात्रा कर रहे थे, जो कि लंबे समय से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे, घंटों का समय उन्हें बीत गया था, लेकिन उन्हें बोर्डिंग पास तक हाथ से लिख करके दिया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर कई उड़ानें रद्द करनी पड़ गई थी और कई उड़ानें घंटों लेट चली थी, जिस वजह से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट में जो सर्वर डाउन हुआ था, दरअसल एक सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की कोशिश जिन जिन संस्थानों की तरफ से की गई थी, वो सॉफ्टवेयर अपडेट ही एक वायरस का कारण बना और उसके बाद कई जगहों पर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्रैश हो गया, जिस वजह से हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ उस दिन ब्लू स्क्रीन को देखा था। और देखिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। एक दिन में यूपी में रोपे गए हैं 36 करोड़ से ज्यादा पेड़। सीएम योगी ने लोगों को बधाई भी दी है। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है और शायद कुछ देर पहले भी हमने ये तस्वीर लोगों के साथ साझा की थी। तो देखिए, एक कार्यक्रम तय किया गया था उत्तर प्रदेश में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम और दर्ज हो चुका है। 36 करोड़ 50 लाख पौधारोपण इस दौरान किया गया था। दुनिया भर में बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के प्रयास को
के तहत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर अभियान की शीर्ष प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के तहत मुख्यमंत्री की मंशा को ध्यान में रखते हुए शनिवार को प्रदेश में व्यापक स्तर पर पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान चलाया गया। तो देखिए तस्वीर आपको उसी इवेंट की दिखा रहे हैं, किस तरह से पौधारोपण नया कीर्तिमान बना रहा है। उत्तर प्रदेश में से लेकर लगातार जागरूकता जो है वो लोगों के बीच फैलाई जा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कुकरेल नदी तट पर पौधारोपण अभियान का शुरुआत किया था। प्रयागराज और गोरखपुर में भी उन्होंने पौधे लगाए थे और लोगों के बीच जागरूकता फैलाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में बवाल जारी है। 1000 से ज्यादा भारतीय छात्र वापस आए हैं। दैनिक जागरण में इस खबर का जिक्र है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा लगातार देखने को मिल रही है और देखिए हिंसा भड़कने के बाद करीब 1000 भारतीय छात्र स्वदेश लौट चुके हैं। इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मेघालय के रहने वाले हैं। तो आरक्षण पर किस तरह से देख सकते हैं कि तमाम जो हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से 1000 भारतीय छात्र जो हैं वो स्वदेश लौट पाए हैं, लेकिन जाहिर है वहाँ पर किस तरह से हिंसा भड़की है। ऐसे में स्थिति जो है वो अनुकूल नहीं रही है और इसी वजह से ये जो तमाम छात्र हैं ये वापस आने को मजबूर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए बांग्लादेश में 56% आरक्षण को घटाकर 10% आरक्षण करने की मांग की जा रही है और अभी भी हिंसा दहक रही है। लेकिन इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी और न्यूज इंडिया पर पल पल की अपडेट आप देखते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।